हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी नॉलेज। और मैं आपका फ्रेंड अंशु आज आपके साथ फिर बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँ जिसे पढ़ने में काफ़ी इन्जॉय होने वाला है। मुझे लगता है कि आपको अब तक जो भी हमारी जर्नी रही है उसमें आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए। अगर आप नहीं भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और भी अच्छा लेक्चर और भी बेटर कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँगा। बट जो भी मैंने अब तक बताया वो सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी ज्योग्राफी तो शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आप मेरे ऊपर बिलीव करो कि जिस दिन ये क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। बिकॉज आई चूज फर्स्ट वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। वाई? अगर हमें सबसे हार्ड काम करना है, अगर एक दिन में हमें कई सारे कामों की लिस्ट दे दी गई है और हमें सबसे हार्ड काम करना है, तो उस काम को हम कब करेंगे? जो भी हमारा सबसे हार्ड काम होगा उसे हम सुबह करेंगे। सुबह इन द सेंस का मतलब यहाँ ये नहीं कि हमें मॉर्निंग में करना है, नहीं, सुबह का मतलब कि हमें सबसे पहले करना है। यानी कि अगर मैं ज्योग्राफी स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसके हार्डेस्ट पार्ट क्लाइमेटोलॉजी को ख़त्म करना है। अब जैसा कि मैं आप लोगों को अभी तक डराते हुए आ रहा था कि ज्योग्राफी बहुत ही हार्ड है और इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हालांकि कुछ लेक्चर्स जो देते हैं या जो भी लेक्चरार हैं उनका कहना ये है कि ज्योग्राफी इज़ टोटल बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसी वही फैक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ज्योग्राफी सच में हार्ड है? नहीं। आप सिर्फ क्या करोगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं बनाना है, रिलैक्स माइंड से सिर्फ आप मुझे देखोगे कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, उस चीज़ को आप एक बार रिवाइज कर लेना। और अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर मैं कुछ नए नए टिप्स और जो भी चीज़ें आती हैं यूपीएससी से रिलेटेड मैं वहाँ पर सेंड करता रहूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें सबको कनेक्ट कर दूँगा। जो भी आप लोगों की क्वेरीज़ होगी मैं उसे देखता रहूँगा और मैं उस पर ही सॉल्व कर दूँगा। फिर भी अगर नहीं होगा, जो हमारा लाइव इंटरेक्शन वाला पार्ट होगा वहाँ पे हम उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आज के लेक्चर पे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट की। प्रेशर ग्रेडियंट को अगर आपको समझना है तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर कुछ हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। और यहाँ क्या जो हाई प्रेशर है वो कुछ है 1028 और यहाँ क्या है 1000, ठीक। अब जो ये 1028 है, यानी कि हमें ये पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर ट्रेवल करता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर एयर ट्रेवल कर रहा है, सपोज कीजिए कि मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा, ठीक है, यहाँ कम, ठीक। तो होगा क्या कि 1000 अगर 28 होगा 1000, अगर हम इस पर पानी छोड़ देते हैं तो पानी किधर बहेगा? इधर बहेगा। लेकिन किस स्पीड से बहेगा? क्योंकि अगर स्लोप इस तरीके से है तो जाहिर सी बात है कि इसी स्लोप पे ही पानी बहेगा और इसी स्पीड से एक जो भी नॉर्मल स्पीड होगी वही बहेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर कुछ स्लोप ऐसे हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि स्पीड ऑफ वाटर बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कि यहाँ 1028 और यहाँ 928 है तो ये जो एयर होगा ये यहाँ पर बहेगा बहुत ज़्यादा स्पीड से, यानी कि एयर की स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा और यहाँ कम प्रेशर होगा तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा कि विंड की स्पीड क्या है। मतलब अगर क्या होगा, जब इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी और अगर डिफरेंस कम होगा तो स्पीड कम होगी। बस आपको ये रखना है कि अगर ज़्यादा है, इफ़ डिफरेंस is more then speed of air is more, और अगर if difference is less then speed of air is less। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है प्रेशर ग्रेडियंट में। अब एक बार इसे करने की तरीका बता देते हैं कि इसको कैसे मेज़र करते हैं। सपोज कीजिए कि
यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट यानी 1024 है और यहाँ क्या है 1000 है। और ये डिस्टेंस क्या, अगर हम किस डिस्टेंस में ले रहे हैं, 100 किलोमीटर में ले रहे हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 24 MB पर 100 किलोमीटर। ये क्या हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने आइसोथर्म पढ़ा था, क्या होता है, रिकॉल कीजिए उसे आप, कि जब एक टेम्परेचर की लाइन होती है, मतलब कि सेम टेम्परेचर की लाइन, ऐसे ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री, तो थ्रू आउट द लाइन यानी थ्रू आउट दिस एरिया फ्रॉम वेयर द लाइन्स गो, ये भी 10 डिग्री है, ये भी 10 डिग्री है, ये भी 10 डिग्री, पूरे लाइन पे कितना है 10 डिग्री है। मैंने समझाया था ना आपको, जैसे पी यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 11 डिग्री, तो ये लाइनें तो जुड़ जाएंगी, लेकिन ये नहीं जुड़ेंगी। ये क्या होगा, हमारा आइसोथर्म होगा। इसी तरीके से होता है आइसोबार। वैसे ही मान लीजिए 112 MB, 1012 MB, 1012 MB, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक ही लाइन होगी, इसे हम आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोबार्स। होता क्या है, आइसोबार्स को समझते हैं। कभी कभी आपने कुछ फिगर ऐसे देखे होंगे, जब प्रेशर की बात होती है तो कुछ इस तरीके से फिगर आते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से फिगर, कुछ इस तरीके से फिगर, ये प्रेशर को दिखाने के लिए कि इस एरिया में कितना प्रेशर, इस एरिया में कितना प्रेशर, इस एरिया। इन लाइंस का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ 928 दे दिया, यहाँ 1028 दे दिया, यहाँ 200 तो नहीं ले सकते, यानी कि 900 दे दिया, यहाँ पे 800 दे दिया, तो मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रेशर की लाइनें हैं, यानी कि ये क्या, ये आइसोबार्स हैं। चलिए अब हम ऐसे समझते हैं कि ये क्या है हमारा 1100, ये क्या है 1010, और ये क्या है 900। अब हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक। जरा इनके बीच की डिफरेंस देखिए, कितना हो गया 110, यहाँ क्या आ गया 110। इनके बीच की डिफरेंस देखिए, ये क्या है 90 है। अब मेरे पास जो एरिया है ये भी करीब 200 किलोमीटर है, और ये भी 200 किलोमीटर है, ठीक है। होगा क्या कि अब हमें इस 200 किलोमीटर में, इस 200 किलोमीटर में लाइंस तो सेम रखनी है। अगर हम 10 की लाइन, सपोज कीजिए कि हमने 10 MB की लाइन सपोज की है, तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 9 ही ड्रॉ कर पाएंगे। यानी कि इस 200 में हमने कितनी लाइंस ड्रॉ की 9, और इसी 200 में हमने कितनी लाइंस ड्रॉ की 11। तो यहाँ क्या होगा, लाइंस क्या होंगी, क्लोज होंगी, और यहाँ क्या होगा, लाइंस क्या होगी, दूरी होंगी। बट एक चीज़ आप और देखिएगा कि यहाँ 1100 है और यहाँ क्या है 110, यानी कि यहाँ का डिफरेंस 90 और यहाँ का डिफरेंस 110 है। तो ये बताइए कि प्रेशर ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा किधर होगा, ये होगा कि ये होगा। जाहिर सी बात है यही होगा, जैसा मैंने बोला आपको ज़्यादा लाइंस है। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी हमें इस तरीके की ज़्यादा लाइंस दिखेंगी तो इसका मतलब क्या है, वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा का मतलब ये है कि जब हमें लाइंस, अब हम इस तरीके से इसको समझेंगे कि जैसे ही हमें लाइंस क्लोज दिखेंगी तो हम वहाँ क्या समझेंगे, वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है। और जैसे ही लाइंस की दूरी बढ़ जाएंगी तो वहाँ हम क्या समझेंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट कम है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि मोर लाइंस, यानी कि मोर प्रेशर ग्रेडियंट, और लेस लाइन लेस प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो अभी ओवरऑल मैंने आपको क्या समझाया है यहाँ तक, कि अगर जो प्रेशर है यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर,
ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ठीक, पहला पॉइंट। और वहीं अगर आइसोबार्स ज़्यादा हैं, जैसा मैंने आपको बताया आइसोथर्म्स या आइसोथर्म या आइसोबार है, तो अगर आइसोबार्स ज़्यादा हैं तो वहाँ भी प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ हवा तेज होगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, स्लोप होगा, क्योंकि हवा कहाँ तेज बह रही है, स्लोप पे बह रही है। ऐसे में ज़्यादा तेज हवा बहेगी। ये हमारा पहाड़ है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पानी छोड़ देंगे तो कितनी तेज़ी से नीचे जाएगा? क्या पानी इधर जाएगा? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या, हवा भी नीचे की तरफ आएगी। तो हम तीन चीज़ इससे निकाल के समझ सकते हैं कि जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, और वहाँ स्टीप होगा। स्टीप का मतलब ढाल, ठीक है, ढाल ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ में आ गया ये? चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोरियोलिस फोर्स। सुना तो कई बार हो गया ये नाम, उस पर कोरियोलिस फैक्टर, आपने नाम तो कई बार सुना होगा इसका, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ये फोर्स होता क्या है? अब आप कहोगे सर कि मेरा तो टेक्निकल बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं क्यों जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं भी है तो फिर भी आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, बिकॉज इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारी एयर के डायरेक्शन है 60 डिग्री में, 30 डिग्री में, 90 डिग्री में कैसे है, इक्वेटर पे एयर क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उसके पहले हमें इस फोर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या ये एक फोर्स नहीं होता है, ये किसी भी रिजिड बॉडी, यानी कि कोई बॉडी अगर खड़ी है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगा के उसको वहाँ नहीं कर सकता है। अगर कोई बॉडी मूविंग है, सपोज दैट दिस पेन इज मूविंग लाइक दिस, सो इस पे कोरियोलिस फोर्स लग सकता है। लेकिन अगर ये पेन रिजिड है, यानी कि यहाँ रुका हुआ है बिल्कुल एकदम, तो इस पे कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और एक बात और है, जहाँ फ्रिक्शन होता है वहाँ भी कोरियोलिस फोर्स इवन ना के बराबर ही लगता है, ठीक है। आगे इसकी बात करेंगे कैसे कैसे है, मैं आपको फ्रिक्शन में बताऊंगा वो, ठीक। कोरियोलिस फोर्स को समझते, सपोज कीजिए कि मैंने एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर का जो ये सर्कल है, ये और ये पार्ट थ्रू आउट द सेम ही रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ भी लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ भी लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। कहीं भी ले लो आप, इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ से मैंने एक लाइन लिया, ये सपोज कीजिए, अब सिलेंडर क्या है, इस लाइन पे घूम रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये रोटेट कर रहा है तो हम क्या बन सकते हैं, यहाँ का स्पीड क्या है, स्पीड क्या होता है, इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर हम देखें, इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व दैट, कि जो ये वाला सर्कल है ये कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये इसको सपोज कीजिए ये वाला ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। जितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उतनी ही डिस्टेंस ये भी कवर कर रहा है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो A इज इक्वल टू बी। और अगर हम टाइम की बात करें तो एक ही टाइम में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो गया, A इज इक्वल टू बी। अब जब दोनों की डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो क्या होगा, स्पीड भी सेम होगी, ठीक है। आप खुद ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये अगर पॉइंट हम यहाँ ए ले लिए और इस पॉइंट को हमने लिया यहाँ बी लिया हुआ है, ठीक है, इसको नहीं यहाँ पे ले लेते हैं, ए है, तो ए अगर घूम रहा है, एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, जितना बी को लग रहा है, क्योंकि बी भी वहीं सेम पॉइंट पे है, ठीक है। और फिर जितना टाइम भी सेम लग रहा है और डिस्टेंस भी लगभग, अगर ये 1 मीटर का है तो 1 मीटर ये भी घूम रहा है, तो उतनी ही स्पीड दोनों को रखनी होगी। अगर इतना ही कवर करना है तो दोनों बराबर हो गए। नाउ अब यही कोनिकल शेप की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से,
ये ए है और ये क्या है, बी है। ज़रा ध्यान दीजिएगा अब आप लोग, ए की डिस्टेंस क्या है? अगर डिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ बी, से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। हो सकता है कि ये 2 मीटर हो गया हो और ये कितना हो गया है, 0.5 मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब, और टाइम कितना लग रहा है, ये भी 1 घंटा लेगा पूरा एक चक्कर घूमने में और ये भी 1 घंटा लेगा पूरा चक्कर, तो टाइम तो बराबर है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, बी की ज़्यादा है। अगर बी की ज़्यादा डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है कि बी की स्पीड भी ज़्यादा होगी। भाई अगर 1 घंटे में ए 0.5 मीटर जा रहा है और बी 2 मीटर जा रहा है, तो इसका मतलब है बी को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी ना, तभी ना उसके बराबर जाएगा। तो स्पीड इसकी क्या हो गई, यानी कि डी ए इज लेस देन, एस ए, यानी स्पीड ऑफ ए इज लेस देन स्पीड ऑफ बी। भाई ए की स्पीड बी से कम ही होगी ना, क्योंकि इसको 2 मीटर ट्रेवल करना है, उसे 0.5 मीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो मैं अब आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब सर्कुलर फॉर्म में हम देखते हैं तो डिस्टेंस टाइम स्पीड सब सेम है, और जहाँ हम वर्टिकल मतलब कोनिकल फॉर्म में देखते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो एक्चुअल में फोर्स नहीं है, बट कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें डिफ्लेक्शन ला सकता है। डिफ्लेक्शन यानी कि एंगल का, ऐसे जा रहे हैं ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे आप जा तो रहे हैं सीधा, आपको पता है आप सीधा ही हैं, लेकिन आप ऐसे मुड़ चुके हैं, तो उसी डिफ्लेक्शन को हम कोरियोलिस फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। नाउ अब हम इसको और थोड़ा सा डीप समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ पे है और एक आदमी यहाँ पे है। ठीक, अब क्या है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर, इसकी भी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर, इसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर और इसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि सबकी यूनिफॉर्म स्पीड है, ये भी 5 किलोमीटर चल रहा है, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब सपोज कीजिए कि इसके हाथ में एक रोज़ है। ठीक है, ये रोज़ को क्या करना है, इसे इन तीनों में से इसे देना है। तो अब आप क्या समझ सकते हो इससे? ठीक है, कुछ भी आप समझ सकते हो, इसमें हाथ में ईंट है, पत्थर है, कुछ भी है। भाई ईंट पत्थर क्यों मरवाओ किसी और को, फूल ही बना दो उसे। तो इसके हाथ में रोज़ है और इस रोज़ को इसके पास फेंकना है, यानी कि इसे देना है। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, इस रोज़ को जब फेंकेगा तो जब इसके पास पहुँचेगा तो यानी दोनों अगर 5 किलोमीटर से हैं तो पहुँच जाएगा इसके पास, और अगर ये फेंक रहा है तो क्या ये फूल इसके पास पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा। क्या इसके पास पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। इसको इसी को देना है, देना इसी को है, तो अगर इसे देना है तो जाहिर सी बात है इस फूल को ये फेंकेगा और नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, नाउ अब आप समझिए, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। देखिए इतनी स्पीड में तो पता नहीं चलने का, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये बंदा क्या है, फूल को फेंक दिया। ठीक है, जैसे इस फूल को इसने फेंका तो किसके लिए, इसके लिए, यहाँ के लिए, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ये बढ़ के यहाँ आ गया। ठीक है, और ये फूल किसके पास भेज दिया, इसके पास। मतलब समझ में आया यहाँ से मैं क्या समझाने वाला हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप फास्ट, ऊपर क्या है फास्ट, नीचे क्या है स्लो, जैसे ही आप फास्ट से स्लो में ट्रेवल करते हो आप अहेड हो जाते हो, यानी कि आप आगे बढ़ जाते हो।
जैसे ही आप फास्ट से स्लो में ट्रेवल करते हो आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक, इस चीज़ को याद रखना एकदम। अभी अब सपोज कीजिए कि इसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये फूल फेंकेगा तो इस फूल को यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, बिकॉज इनकी स्पीड ज़्यादा है तो ये आगे भाग जाएंगे, तो ये फूल कहाँ भाई, पीछे वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब पीछे वाले के पास जा रहा है तो इसका मतलब क्या, ये क्या स्लो है और ये क्या फास्ट है। तो जब हम स्लो से फास्ट की तरफ आएंगे तो हम बैक चले जाएंगे। ठीक, समझ में आया कॉन्सेप्ट, कि जैसे ही हम फास्ट से स्लो के पास आते हैं हम अहेड हो जाते हैं, और जैसे ही हम स्लो से फास्ट की तरफ जाते हैं तो हम बैक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, बिल्कुल अभी आगे आएगा ये भी। नाउ जैसा कि मैंने आपको अभी तक समझाया कि कोनिकल वाला फॉर्म आपको याद होगा कि ये क्या है, फास्ट है। फास्ट मतलब बिकॉज बी को क्या है, स्पीड बढ़ानी होती है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा, यानी कि ये क्या है, फास्ट है, और ये क्या है, स्लो है। ठीक है, और हमको ये भी अभी तक पता चल चुका है कि जैसे ही हम फास्ट से स्लो की तरफ जाते हैं तो हम अहेड हो जाते हैं, और जैसे ही हम स्लो से फास्ट की तरफ आते हैं तो हम बिहाइंड रह जाते हैं। ठीक है, ये अभी तक आपको तो क्लियर हो चुका होगा। ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे ही कनेक्टेड मैं करके वो वीडियो भी दूंगा। सो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको, ठीक है, इसी से कनेक्ट करके आगे वाला वीडियो होगा। तो अगर किसी ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस लेक्चर को देखो, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।